हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ समय से मैं आप लोगों से थोड़ा दूर रहा और होली का उत्सव का आयोजन भी किया गया। इस बीच में थोड़ा सा छुट्टी लेने का मौका मिला और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण भी आप लोगों से दूर रहना पड़ा। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज से हम लोग कला संस्कृति की अपनी अगली कक्षा को शुरू कर रहे हैं और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल, बहुत सारे कहा जाए कि टेक्स्ट मेरे पास आए हैं, जिसमें रिक्वेस्ट किया गया कि कला संस्कृति की क्लास को आगे रिज्यूम किया जाए। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय चित्रकला से अगला टॉपिक। ठीक है ना? तो सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप सभी ज़रूरतमंद सभी छात्रों तक इस क्लास की पहुंच बढ़ सके। क्योंकि जैसा कि आप लोगों का रेस्पॉन्स है कि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है, तो मैं चाहता हूं कि ये उपयोगी क्लास और ज़्यादा ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुँचे। ठीक है ना? तो चलिए इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला भारतीय कला संस्कृति की एक अपनी अनोखी विशेषता है, अपना एक अनोखा रूप है संस्कृति और कला के दृष्टिकोण से, जिसके माध्यम से एक चितेरा यानी कि चित्र बनाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने भंगिमाओं को, अपने अंदर के विचारों को एक रंगों और एक ब्रश के माध्यम से विभिन्न दीवारों पर या कागज पर या कपड़े पर अपने मनोभावों को उकेरता है। यानी कि जो वो खुद कह नहीं पाता, जो किसी को समझा नहीं पाता, वो एक चित्र के माध्यम से बहुत गहरी बात को कह देता है। लेकिन ये बात उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो चित्रों के अंदर के मर्म को, उनके भाव को समझ पाते हैं। अन्यथा सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्या है? एक मात्र विभिन्न रूप रंगों का एक संयोजन है सामान्य तौर पर, लेकिन इसका एक अर्थ है, इसकी अपनी एक गहराई है, अपना एक दृष्टिकोण है, ये ध्यान रखिएगा। और इतिहास को समझने का एक बहुत बड़ा साधन भी है चित्रकला, क्योंकि ये पुरातात्विक साक्ष्यों में से एक माना जाता है। यानी कि जिसके साक्ष्य हमें साहित्यिक रूप से उपलब्ध नहीं है, उनके मामले में अगर किसी काल इतिहास के किसी कालखंड की हमें चित्र मिल जाते हैं, तो वहाँ के उस समय के लोगों के जीवनचर्या, लोगों के सोच, लोगों के विचार, लोगों के दर्शन, लोगों के धर्म, ठीक ना, तमाम सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, चित्रकला केवल मनुष्य के भाव भंगिमाओं का चित्रांकन नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता स्वरूप और जीता जागता उदाहरण भी है। अगर जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा होगा, तो इतिहास के स्रोतों में, पुरातात्विक इतिहास के स्रोतों में एक चीज ध्यान रखिएगा, चित्रकला भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आता है। ठीक है ना? अब चूंकि हम कला संस्कृति को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इतिहास के स्रोत के तौर पर तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चित्रकला के संदर्भ में। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के कि भारतीय चित्रकला केवल चित्रकला नहीं है, लोगों के भाव और विचार नहीं है, बल्कि इतिहास के कालखंड के विभिन्न अवस्थाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का चित्रांकन भी है। ओके, जैसा कि हम समझ सकते हैं, इसमें देखा जाए तो एक धार्मिक प्रतीक है। इसका मतलब वैष्णव धर्म, गोवर्धन पर्वत को उठाना कृष्ण के माध्यम से, और वहाँ के गोपी ग्वाले जो हैं उन सबको बचाना, जानवरों को बचाना, ठीक ना, उनके रहन सहन, उनके वस्त्र आभूषण, इन सभी चीज़ों से जानकारी मिलती है। इस कृषि व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक ना, लोगों के जीवन स्तर की जानकारी मिलती है, लोगों के विचारों की जानकारी मिलती है। तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारतीय चित्रकला में हम 3 चीजों पर वर्तमान में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि भारत में चित्रकला का विकास कैसे माना जाता है, किस प्रकार से हुआ था, किस तरीके से इसका विकास हुआ था।
दूसरा, भारतीय चित्रकला की अपनी क्या-क्या विशेषता है वो हमको पता होना चाहिए। और तीसरा, भारतीय चित्रकला के कौन-कौन से प्रकार भारत में मौजूद हैं। इन 3 चीजों को हम विशेष तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। विकास, विशेषताएं और प्रकार। ध्यान रखना, क्योंकि इनमें से किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। विकास, विशेषताएं और प्रकार। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? चलिए, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, विकास के संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय चित्रकला के विकास की अवधारणा कहां से हमें दिखाई देती है। सामान्य दृष्टिकोण से देखिएगा तो सामान्यतः इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, भारतीय चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं, वो पाषाण काल से मिलते हैं। पाषाण काल में जो आपने भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, वहां से हमें पहली बार कुछ साक्ष्य मिलते हैं और वहां से यह परंपरा शुरू होकर के आधुनिक काल तक चली आई। यह परंपरा आधुनिक काल तक चलती रही है और इस बीच में विकास के क्रम में दोस्तों ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रकार के पड़ाव आए चित्रकला के संदर्भ में। प्राचीन काल, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, आधुनिक काल, इस पीरियड में अलग अलग रूप में, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग विचारों के साथ यह परंपरा चित्रकला की भारत में प्रचलित रही है। तो विकास में हम जो बात करेंगे, इन सभी पक्षों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर दूसरी चर्चा करेंगे कि भारतीय चित्रकला की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, और वहां से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। केवल ये वाली एक कथन, 2 कथन, 3 कथन, और बता दीजिए कौन कौन से कथन सही हैं और कितने कथन सही हैं। या फिर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि चित्रकला की विशेषता क्या है, और सामान्य किताबों में ये सब लिखा हुआ भी नहीं है, बल्कि इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और तीसरा, उसके प्रकार। प्रकारों के संदर्भ में कितने प्रकार हैं? मुराल पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है जिसे हम भित्ति चित्र कह सकते हैं, सूक्ष्म चित्र कह सकते हैं, लघु चित्र कह सकते हैं, पहाड़ी चित्रकला कह सकते हैं, लोक चित्रकला कह सकते हैं, ठीक है ना, गुहा चित्रकला कह सकते हैं। तमाम तरह के जो सूक्ष्म चित्रकला से लेकर के तमाम तरह के जो रूप हैं वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी कि भारतीय चित्रकला इतनी विविध और इतनी कहा जाए कि विशेषताओं से युक्त है, इतनी विविध प्रकार की है कि हम सभी रूप यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना कि आपका जीएस फाउंडेशन बैच मार्च का तीसरा बैच 2025 और 2026 का बैच, आपका तीसरा बैच 29 मार्च शाम को 6 बजे से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। अभी भी आप लोगों के पास मौका है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना आप ज्यादा लेट करेंगे अपने क्लास को लेकर के, अपनी रेगुलरिटी को लेकर के, अपने कहा जाए उद्देश्यों को लेकर के, उतना ही आपको बेचैनी, आपको उतनी तड़प मलेगी, उतनी परेशानी होगी, क्योंकि समय पर रहते हुए सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, समय पर रहते हुए रिवीजन नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। और दोस्तों इसकी जो फीस है वो ध्यान रखना, 23,999 रुपए है। एक्चुअल फीस 70,000। आप कोड यूज करेंगे MK लाइव तो इसके माध्यम से आपकी फीस 23,999 हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज ये आप एडमिशन लेना चाहें तो आज भी इसमें कुछ ऑफर अवेलेबल है जो आप वहां पर चेक कर सकते हैं ऐप में जा करके। ठीक है ना। और बैच बाइलिंगुअल और इंग्लिश बैच दोनों में अवेलेबल है। ये तो खैर हिंदी का है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और इस बैच में आपको 4 स्टेज की पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। पहला जो स्टेज है मार्च से लेकर के अप्रैल तक 13 महीने का जो फेज है वो फाउंडेशन का है, यानी कि प्री कम मेंस का है, प्री और मेंस।
दूसरा फेज है प्री के लिए, तीसरा फेज है मेंस के लिए, चौथा फेज है इंटरव्यू के लिए। यानी कि सामान्य कोचिंग है आपको फाउंडेशन कोर्स करा करके आपको फ्री कर देती हैं। स्टडी आईक्यू आपको उसके आगे हर स्टेज के लिए सेपरेट क्लासेस अलग से कंडक्ट कर रही है, जिसका आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। यानी कि जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपको प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए सेपरेट क्लासेस होंगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है कि सामान्यतः एक कोर्स कंप्लीट करा दीजिए, उसके बाद बच्चा चला जाता है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, इसी में आपको रेगुलर क्लास तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कक्षाएं जो कि अन्य कोचिंग संस्थानों में मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन अन्य कक्षा संस्थानों में देखिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज का अलग से पैसा देना होता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। यहां पर ये इंक्लूड है। आंसर राइटिंग के लिए, उत्तर लेखन के लिए आपको अलग से किसी न किसी टीचर को, किसी सीनियर को हायर करना पड़ता है, वो सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। आपको कोई भी वहां पर मेंटर नहीं मिलता, यहां पर आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है, ठीक है ना। यहां पर आपको सी सेट की एक्स्ट्रा क्लास मिलेंगी, सेपरेट क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, ठीक है ना। आपको बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने का मौका मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज है मेरा साथ आप लोगों को मिला हुआ है। ध्यान रखना, मैं तो आपको कोच एज अ मेंटर, एज अ चीफ कोच मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं तो आपको गाइड कर ही रहा हूं, सारी चीजें हैं ही, पूरी टीम आपके साथ है। तो दोस्तों इससे बेहतर मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा कि आप इसको करने के साथ साथ इसकी सेपरेट क्लासेस भी करते हैं। ध्यान रखना, और बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, और ये मेरा लिंक है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम मनोज कुमार 2.0, इंस्टाग्राम और मेल आईडी है मेरी, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये टेलीग्राम का बार कोड है, इसके थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो क्लास का जो रेगुलर आपका पीडीएफ है वो भी आपको यहीं पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एवरीबॉडी, ठीक, ध्यान रखना। लेकिन बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप रियली में 2025, 26 या 27 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो किसी न किसी एक रेगुलरिटी को मेंटेन करने वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। पता ये चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको पता चलता है डिसिप्लिन क्या होता है, कि कितने समय में कौन सी चीज़ हमें ख़त्म करनी होती है, ठीक ना। हमें पता चलता है कि किस सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, और उसको कैसे समझना है। उसका उत्तर लेखन से लेकर के उसके प्रश्न उत्तर से लेकर के सब कुछ उसमें क्लियर होता चला जाता है। अन्यथा हम क्लास करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, नोट्स बनते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात मानिए, समझिए, भरोसा रखिए कि मैं आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराऊंगा, गाइडेंस भी आपको दूंगा, सारी चीज़ें करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि रियली में मैं आपके साथ जुड़ा रहूं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय चित्रकला के पहले टॉपिक विकास को लेकर के। अब आप यहां पर एक सीन देख रहे होंगे कि ये एक चित्र है, दो स्त्रियां बैठी हुई हैं, ठीक है ना, और साथ में एक कृष्ण का एक फोटो रखा हुआ है कि नहीं। भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, पुरातात्विक साक्ष्य के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा, दो तरह की चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विकास के संदर्भ में दो प्रकार के हमें साक्ष्य मिलते हैं विकास को लेकर के, दो प्रकार के साक्ष्य, ठीक। आराम से समझिए, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। एक साक्ष्य है आपका नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 साक्ष्य है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि खुदाइयों में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य है। और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं से। गुफा है, या हम लाखा द्वार कह सकते हैं, दूसरी गुफा है लाखा द्वार की गुफा जो है वहां से मिलते हैं, भीमबेटका की गुफा से मिलते हैं, और भी कई सारी गुफाएं हैं जहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और ये साक्ष्य जो है आपके दोस्तों ध्यान रखना, पाषाण काल के हैं। किसके हैं? पाषाण काल के। दूसरे साक्ष्य हैं साहित्यिक साक्ष्य।
अब कहोगे कि क्या साहित्यिक साक्ष्य भी हमको मानने चाहिए? इतिहास के दो ही स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो यहां पर हम साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बात करें तो इसके भी हमें फर्दर दो एविडेंस मिलते हैं, एक और एक दो एविडेंस मिलते हैं। एक एविडेंस मिलता है भगवान विष्णु का और दूसरा एविडेंस मिलता है चित्रलेखा का। किसका? चित्रलेखा। नाम तो सुना ही होगा, भगवान विष्णु का नाम सब लोगों ने सुना है, लेकिन चित्रलेखा का नाम अच्छे सुना ही होगा। चित्रलेखा एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा एक उपन्यास भी है, लेकिन हम यहाँ उपन्यास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साहित्यिक साक्ष्यों को लेकर के। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें सबसे बड़ी चीज जो हम बात करें, सबसे पहला साक्ष्य जो है भगवान विष्णु वाला। एक मान्यता के अनुसार चित्रकला का जन्मदाता विष्णु को माना जाता है, का जन्मदाता मानते हैं इसको, चित्रकला का जन्मदाता। और इन्होंने पहला चित्र एक अप्सरा थी उर्वशी, उनका बनाया था। एक जगह नृत्य गायन चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी, उर्वशी बहुत सुंदर थी, बहुत ही कहा जाए कि खूबसूरत इस तरह की थी कि उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपनी जांग पर ही उनके पेन लेकर के, पेन या स्याही जो भी है, मोर पंख वगैरह लेकर के अपनी जांग पर ही पहला चित्र बनाया था, ये कहा जाता है। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, खास बात है कि यही पहला व्यक्ति चित्र भी है, पोर्ट्रेट भी कह सकते हैं। व्यक्ति चित्र भी पहला व्यक्ति चित्र है, पोर्ट्रेट कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति चित्र होते हैं जो अपना सेल्फ या किसी एक व्यक्ति का बनाते हैं, सो पोर्ट्रेट कहा जाता है, पहला व्यक्ति चित्र है। ठीक है ना। भगवान विष्णु ने बनाया था। किसका बनाया था? अब ये अप्सरा उर्वशी है, उनका चित्र बनाया था। ठीक है ना। इनको विष्णु का जन्म, वो चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। बात आती है कि फिर हुआ क्या। भगवान विष्णु ने यह जो ज्ञान है, चित्रकला का ज्ञान, विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने यह ज्ञान आगे विस्तारित कर दिया। क्या किया? आगे विस्तारित किया, आगे बढ़ा दिया। किस किस को दे दिया? विभिन्न प्रकार के कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोगों को, कलाकारों को, शिल्पियों को, चितेरों को, इन सब को ज्ञान को आगे बढ़ा दिया। और इस तरह से आपकी धार्मिक मान्यता के अनुसार चित्रकला का विकास शुरू हुआ। पहली मान्यता तो यह है। दूसरी मान्यता क्या है? दूसरी मान्यता है भागवत पुराण। कौन सी? भागवत पुराण। भागवत पुराण के अनुसार माना जाता है कि एक असुर था बाण नाम का। भागवत पुराण के अनुसार एक बाण नाम का असुर था, बाणासुर कहते हैं। इसकी एक पुत्री है उषा, और इस पुत्री की जो महिला मित्र है, सहेली है, सहेली, उसका नाम है चित्रलेखा। उसका नाम क्या है? चित्रलेखा। अब कहोगे कि सर इससे क्या लेना देना है? इसका लेना देना यह है कि उषा जो बाणासुर की पुत्री है, उसका जो प्रेम प्रसंग है, माना जाता है कि प्रेम प्रसंग भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके बेटे हैं अनिरुद्ध। क्या नाम है? अनिरुद्ध, आई थिंक। ठीक है ना। तो उनका प्रेम प्रसंग किससे चल रहा था? अनिरुद्ध से चल रहा था। अनिरुद्ध भगवान विष्णु के पोते कह सकते हो, नाती कह सकते हो, प्रद्युम्न के बेटे हैं। ठीक है ना। उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, ऐसा माना जाता है। तो जब भी ये उषा अनिरुद्ध के बारे में कुछ भी सोचती थी, अपनी सहेली चित्रलेखा को बताती थी, और चित्रलेखा के पास एक ऐसी, कहा जाए कि ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई थी कि वो जो कुछ भी सुनती थी वैसा हूबहू चित्र बना दिया करती थी। जैसा आप देख रहे हैं, ये आपकी उषा है और ये आपकी चित्रलेखा है।
ये बता रही हैं कि मेरे दिमाग में स्वप्न में अनिरुद्ध आए थे और अनिरुद्ध कैसे-कैसे और वो कैसे-कैसे मिले थे, किस तरीके से मिले थे, सोचिएगा। वो इसका चित्र बना रही हैं एक ताड़पत्र पर। ध्यान रखना, इसलिए भगवान विष्णु या कृष्ण से संबंधित है क्योंकि उनके वंश से हैं, इसीलिए उनके जैसा ही चित्र बनता है। ठीक है ना? तो चित्रलेखा कौन है? उषा जो उनकी सहेली है, उनके स्वप्न में आए हुए अनिरुद्ध के चित्र बनाती हैं। ये भी चित्र उसी का है और ये भी चित्र उसी का है। ये आपकी उषा है और ये आपकी चित्रलेखा है। कौन है? चित्रलेखा। ठीक है ना? और ये चित्र बना रही है, सामने रखा हुआ है चित्र इस तरीके से जैसा वो बताती हैं। और ये जो चित्र है उषा और चित्रलेखा का, ये जो इमेज है जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है। ये उषा और चित्रलेखा की पेंटिंग, और इस पेंटिंग को बनाया है राजा रवि वर्मा ने आधुनिक काल में। ये राजा रवि वर्मा की खूबसूरत पेंटिंग है। ये उन्होंने बनाया, मैंने आपको केवल समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो ये जो पेंटिंग है उषा और चित्रलेखा की, ये पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की। इस बात से यह सिद्ध होता है कि राजा रवि वर्मा के समय में भी यह कहानी प्रचलित थी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है ना? भागवत पुराण के अनुसार यही है वो सेम कंसेप्ट। आई थिंक भारत में चित्रकला के विकास को लेकर के परंपरा कैसे विकसित हुई आपको क्लियर हो गया। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत मैंने दोनों आपको डिस्कस कर दिए हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? लेकिन साहित्यिक स्रोतों का कोई हमारे पास कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, केवल लिखा हुआ साक्ष्य है। इसलिए इसको हम पूरी तरह से ये नहीं मान सकते कि किस तरह की कला थी, किस तरह की नहीं थी, उसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो हमें भरपूर मात्रा में मिले हुए हैं। ठीक है ना? अब बात आती है इसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो प्राचीन काल में, पाषाण काल से लेकर के यह परंपरा अलग अलग काल में अलग अलग चलती रही है। ये ध्यान रखना, ये उसी के रूप हैं। प्राचीन काल में देखेंगे तो पाषाण काल, आपका सिंधु सभ्यता, ठीक है ना? उसके बाद देखेंगे तो आपका वैदिक काल, लेकिन वैदिक काल के साक्ष्य नहीं है। ध्यान रखना, महाजनपद काल, वैदिक काल, यहां पर इन सब चीजों के कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? लेकिन हाँ, सिंधु सभ्यता में जरूर मौजूद थे। सिंधु सभ्यता में बर्तनों से लेकर के उनके विभिन्न प्रकार के जो मोहरें वगैरह थी, वहां पर ये काफी ज्यादा मिले हैं। कपड़ों पर भी मिले हैं, बर्तनों पर भी मिले हैं। ध्यान रखना, ये बर्तन पर भी साक्ष्य हैं और कपड़ों पर भी साक्ष्य मिले हैं पेंटिंग के। ये बर्तन पर आप मटके पर देख रहे हैं कि इस तरह के एक मृदभांड है जिस पर आपके हमडबुल, मछली, इस तरह के प्रतीक चिन्हों को चित्रांकित किया गया है। ठीक है ना? ध्यान रखना। ओके। और उसके बाद गुप्त काल, उससे पहले आपके मौर्य काल में, मौर्य काल में भी इसके कुछ कुछ चित्र मिले हैं। ठीक है ना? जिसकी जानकारी मेगास्थनीज ने दी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल को विभिन्न प्रकार के चित्रों से सुसज्जित किया गया था, ये उसने कहा है। ठीक है ना? ध्यान रखना। तो इस काल में यहां पर ये जगह, इसी बीच में आपके दक्षिण भारत में भी इसके चित्र मिले हैं। अब कहां से मिले हैं वो मैं बता दूंगा। दक्षिण भारत में भी है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत को छोड़ करके मुगल काल, और मुगल काल के बाद अगर हम बात करें तो आपके राजपूत काल में चित्रकला के साक्ष्य हमको मिले हैं। और साक्ष्य नहीं मिले हैं बल्कि बहुत बड़ी विशेषता के साथ हमें एक पूरी की पूरी श्रृंखला हमें पता चलती है, पूरी की पूरी। मुगल काल के बाद में राजपूत काल पूरा रिच पीरियड है आपके पेंटिंग को लेकर के। तो यानी प्राचीन काल के एक आध दो कालखंडों को छोड़ करके सभी समय में आपकी ये चित्रकला हमको मिली है। दक्षिण भारत में भी मिली है। मध्यकालीन भारत में केवल आपके दिल्ली सल्तनत को छोड़कर बाकी सभी समय में मौजूद है। और आधुनिक काल में आपका ध्यान रखिएगा, आपके केरल में राजा रवि वर्मा,
राजा रवि वर्मा और बंगाल। बंगाल दो केंद्र बने हैं, मद्रास केंद्र, केरल केंद्र और बंगाल का केंद्र चित्रकला को लेकर के अवनींद्रनाथ टैगोर। टैगोर, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं, उनके समय के चित्र हमको यहां पर दिखाई देते हैं। तो यानी कि पूरी की पूरी परंपरा, पूरी की पूरी श्रृंखला हम लोग पढ़ेंगे। और बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम लोग जो बात करेंगे वो अलग अलग कालखंड में विकसित सभी परंपराओं के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी की सारी चीजें। ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हल्का फुल्का मैंने बता दिया, जी नहीं, पूरा डिटेल में, जैसा कि पिछली क्लासेस आपकी चली हैं। किसी तकनीकी कारण की वजह से कुछ क्लासेस उसमें हाइड की गई हैं, ठीक है ना, उनमें अभी कुछ कहा जाए कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व आउट किया जा रहा है, इसलिए वो जल्द से जल्द उनको सही कर दिया जाएगा, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपसे बोल दिया गया है कि वो आपकी अनहाइड होंगी तो होंगी, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे उसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये परंपरा आपकी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सभी पीरियड में भारत में मौजूद रही है। तो यहां पर भी एक पूरा पूरा प्रश्न बन सकता है कि भारत में चित्रकला के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। सोचिए, पूरा का पूरा विकास के संदर्भ में आपको 150, 200, 250 शब्दों में सब कुछ लिखना पड़ेगा कि चित्रकला का विकास कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। ओके, क्लियर? या चित्रकला के विकास और भारतीय चित्रकला की विशेषताओं को मिला जुला के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कालखंड के अनुसार तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। विशेषताओं का मतलब होता है जब कोई कला संस्कृति आगे बढ़ती है तो उस देश की, उस राज्य की या उसके समय और कालखंड की, समय कालखंड की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसको स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। यानी कि प्रत्येक देश की अपनी एक कुछ विशेषताएं होती हैं जो उस समय के कालखंड को, उस समय के लोगों को, उस समय की सोच को, लोगों की परंपराओं को दर्शाती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह उस समय के समाज, उस समय के लोग और उनकी परंपराओं का क्या है, प्रदर्शन होता है, परंपराओं का प्रदर्शन है, ठीक है ना। और ये परंपराएं लगातार चलती रहती हैं। कुछ समय कालखंड में जाकर के थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कोई भी संस्कृति हो, कोई भी कला हो, कोई भी रूप हो, वो हमेशा एक समान नहीं होती, बल्कि समय समय पर उसमें थोड़े 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 परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है ना, समय कालखंड के अनुसार, और वो परिवर्तन लाजमी है। उसी तरीके से भारतीय चित्रकला की विशेषताएं भी इसी तरीके से दिखाई देती हैं, लेकिन मूलभूत जो चीजें होती हैं वो कॉमन होती हैं, ध्यान रखना। थोड़े बहुत परिवर्तन चलते रहते हैं, लेकिन मूलभूत जो चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, कॉमन होती हैं, एक जैसी होती हैं, जिनको हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन है वो कालखंडों के साथ अलग अलग हम पढ़ेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है, भारतीय कला संस्कृति में चित्रकला की विशेषताएं। नंबर 1, पहली बात, यहां की चित्रकला पर धार्मिक तत्वों की प्रधानता है। किसकी? धार्मिक तत्वों की प्रधानता। ध्यान रखिएगा, केवल मुगल काल की चित्रकला को छोड़ दिया जाए, मुगल पीरियड को छोड़ करके बाकी पूरा भारतीय इतिहास, चाहे आधुनिक काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे प्राचीन काल हो, पूरा इतिहास में चित्रकला जितनी भी बनी है मोस्टली उन पर आपके धार्मिक तत्वों की प्रधानता मौजूद है। दूसरा पॉइंट यहां पर पर्यावरणीय तत्व, पर्यावरणीय या कह सकते हैं प्राकृतिक रूप का विशेष प्रभाव है।
यानी कि प्रकृति और पर्यावरणीय मुद्दे, मुद्दे मत कहिए, कि प्रकृति और पर्यावरणीय जो विषय हैं उन पर विशेष तौर पर दर्शाया जाता है, विशेष तौर पर, जिसको हम लोग देखना चाहें तो दोस्तों ये देख सकते हैं, आराम से ये देखिएगा, ये रहा। तो एक तरीके से देखा जाए तो पर्यावरण को ही दिखाने की कोशिश की गई है। बारिश हो रही है, पहाड़ों पर मकान बने हुए हैं, बादल हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, लोग हैं, परंपरा है, धार्मिक तत्व भी है और प्राकृतिक दृश्य भी है। अब आपके सामने है, ऐसे हर कालखंड में मौजूद है, हर कालखंड में यही परंपरा है भारतीय संस्कृति की। ठीक है ना? क्लियर एवरीबॉडी? ठीक। तीसरी जो चीज है, तीसरा पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, तीसरा इसमें पॉइंट जो है वो है कल्पनाशीलता पर विशेष बल। कल्पनाशीलता पर बल दिया गया है, यानी कि ऐसी चीजें सोच सोच करके चित्रांकित की गई हैं जो आपने केवल सोची हैं, कहीं दिखाई नहीं दी है कि नहीं? अब ये सोचिए कि राधा और कृष्ण का जो चित्रांकन है, ये एक तरीके से लोक चित्रकला का प्रतीक है, स्थानीय संस्कृति की विशेषता है। अब ये सोचिए, कभी राधा कृष्ण मिले थे कि नहीं मिले थे, ये कौन जानता है? किस रूप में थे, ये कौन जानता है? कैसे थे, ये कौन जानता है? उन्होंने पहाड़ उठाया था, गोवर्धन पर्वत उठाया था, नहीं उठाया था, कौन जानता है? लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से उसका एक इमेजिनेशन क्रिएट किया और उसके बाद उसका चित्रांकन किया, यानी कि कल्पनाशीलता, कल्पना कि ऐसे कृष्ण और राधा इस पेड़ के नीचे मिले होंगे, या कृष्ण इस तरह से बांसुरी बजा रहे होंगे और गाय पशु पक्षी उनकी बंसी की धुन को सुन करके नाच रहे होंगे या मंत्रमुग्ध हो चुके होंगे। यह कल्पनाशीलता, ठीक ना? चौथी सबसे बड़ी चीज, शारीरिक मुद्राओं पर विशेष बल, शारीरिक मुद्राओं का सफल उपयोग। का सफल संयोजन, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों का जो संयोजन है, अभिव्यंजना है, उसका सही संयोजन करना और उसके माध्यम से जो बात कहना चाहते हैं, जो संकेत दर्शाना चाहते हैं, उसको दर्शा भी देना, उसको दर्शाना। तो ये इसका अभिव्यंजना का एक माध्यम है। शारीरिक मुद्राओं के सफल संयोजन से अभिव्यंजना का एक सही क्या है, माध्यम है। यहां पर समझिएगा। चौथा, पांचवा पॉइंट और याद रखिएगा, यहां पर ध्यान रखना, यथार्थ के स्थान पर आदर्शवाद पर बल दिया गया है। आदर्शवाद पर बल, यानी कि भारतीय संस्कृति हमेशा आदर्शवादी ज्यादा रही है। देवी देवताओं का अच्छा चित्रांकन करना, देवी देवताओं को अच्छे तरीके से दिखाना, दर्शाना, यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता, वैसा होता, यानी कि वास्तविक जो मुद्दे थे उनको ना दिखा करके आदर्शवादी मुद्दों को चित्रांकित किया गया। ठीक है ना? छठी पॉइंट और ध्यान रखिएगा, छठा पॉइंट, कलाकारों या चित्रकारों के नाम ना लिखने की परंपरा। नाम ना लिखने की परंपरा, यानी कि हमें यह पता ही नहीं चलता कि इस चित्र का चित्रकार कौन है, यानी कि इस चित्र का चितेरा कौन है, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि यह परंपरा थी ही नहीं। आज के समय में आप घरों में देखते होंगे तो सब कुछ बनाते हैं और साइड में आज के समय में जो भी बनाने वाले चित्रकार हैं वो अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन पहले परंपरा ऐसी नहीं थी, आधुनिक काल तक नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अब जाकर के लोगों ने नाम लिखना शुरू किया। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा और भी विशेषताएं देखेंगे, और ध्यान रखिएगा, प्रतीकात्मक चिन्हों का विशेष प्रयोग, प्रतीकात्मक चिन्हों का विशेष प्रयोग, यानी कि प्रतीकात्मक चिन्ह जो भी हैं, जिनको दर्शाना है, जिनको कहना है, जो बात कहना चाहते हैं, और साथ के साथ पात्र प्रधान दृश्य, पात्र
प्रधान दृश्य। अब जैसे पात्र हैं, राधा और कृष्ण, ये पात्र ही तो हैं। पात्रों को दिखाते हुए खाली प्राकृतिक चित्र नहीं, बल्कि पात्रों का प्रदर्शन है। और सबसे बड़ी चीज, कामसूत्र में जो कला के रूप बताए गए हैं, चित्रकला के जो विभिन्न नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अनुसार चित्रकला का चित्रांकन भी किया गया है। यानी कि भारतीय चित्रकला नियमों से निबद्ध है, नियमों से जुड़ी हुई है, नियमों से युक्त है, यानी कि सैद्धांतिक चित्रकला है। यानी कि हम 8वां पॉइंट कह सकते हैं कि यह नियमबद्ध चित्रकला के रूप को प्रदर्शित करती है, रूप का प्रदर्शन है। और यह चित्रकला के रूप कहां दिए हुए हैं? आपके वात्स्यायन की जो रचना है कामसूत्र, उसमें जो कला के 64 कलाओं के जो रूप बताए गए हैं, तो 64 कलाओं में से एक कला है आपकी चित्रकला। तो चित्रकला के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो भी सारे के सारे नियम इसमें बताए गए हैं। उन नियमों को देखना चाहते तो ये रहे नियम। यही है आपके कामसूत्र के अनुसार चित्रकला के नियम, यानी कि इन नियमों का पालन होना चाहिए चित्रकला में। ध्यान रखना, इन नियमों का पालन होना चाहिए। रूप भेद, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो आकृति है उसका सही रूप, सही ज्ञान और सही स्थल में भेद होना चाहिए। रूप भेद, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पात्र है और जो स्थल है, उसका जो रूप है, उन सब का सही भेद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं पर भी कुछ भी आप बना दीजिए। जैसा कि मैं लिखता हूं, कहीं भी घुसेड़ देता हूं, तो मैं तो बिल्कुल भी चित्रकार हूं ही नहीं। मैं बस ये कोशिश करता हूं कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने आ जाएं। लेकिन इसमें जो बताया गया है चित्रकला के अनुसार कि जो पात्र हैं, जिस स्थल का वर्णन किया गया है और जो उसके रूप रंग हैं, उनके बीच में सही तरीके से भेद होना चाहिए, सही स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा प्रमाण, यानी कि प्रमाण का मतलब है माप, यानी कि उचित माप होनी चाहिए। यानी कि विभिन्न अंगों का समानुपातिक माप होना चाहिए। जो भी आप चित्र बनाते हैं, किसी का भी, विभिन्न अंगों का समानुपातिक माप होना चाहिए। माप हो, यानी कि शरीर ऐसा ना हो कि टेढ़ा मेढ़ा हो, कहीं भी किसी भी तरह के अंग रूप बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ऐसा नहीं, बल्कि बाकायदा उनमें प्रॉपर तरीके से सही मेजरमेंट का उपयोग होना चाहिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर तरीके से इसका सही रूप होना चाहिए। तीसरा, भाव भंगिमाएं स्पष्ट तौर पर दिखनी चाहिए, यानी कि जो हम कहना चाहते हैं वो सही तौर पर दिखनी भी चाहिए। भाव भंगिमाएं स्पष्ट तौर पर हों, स्पष्ट हो, यानी कि जो हम कहना चाहते हैं वो आपका संकेत दिखना चाहिए। लावण्य योजना, लावण्य योजना का मतलब होता है सुंदरता, आकर्षक तत्व, यानी कि चित्र कैसे होना चाहिए? आकर्षक होने चाहिए, आकर्षक, सुंदर होने चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि देखने में ही अच्छे ना लगे और सब कुछ डाल दीजिए उसमें। यानी कि हम कह सकते हैं कलात्मक सौंदर्य बोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलात्मक सौंदर्य बोध हो, यानी कि कला के माध्यम से सुंदरता को बाहर निखारने की प्रवृत्ति आपकी होनी चाहिए, उसको कहते हैं सादृश्य। सादृश्य, सादृश्य यानी कि दृश्य के अनुसार, दृश्य के अनुसार चित्र का मापन या चित्रांकन हो। दृश्य के अनुसार,
यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जैसा चित्र है उसी के अनुसार विभिन्न जो रूप रंग हैं या विभिन्न प्रकार के जो कलाकार हैं, आगे पीछे छोटे बड़े उन सब का सही अनुपात होना चाहिए। यानी कि समान आकृति के अनुसार उनका चित्रांकन होना चाहिए। और वर्ण का भंग का मतलब होता है वर्ण, वर्ण मीन्स रंग, यानी कि जो रंगों का जो संयोजन है वह संयोजन वो उचित होना चाहिए, उचित और स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई भी रंग कहीं पर भी किसी भी तरीके से डाल दें, जी नहीं। यानी कि उचित रंग संयोजन होना चाहिए। तो ये आपके भारतीय चित्रकला के नियम हैं जो कि कामसूत्र के अनुसार चित्रकला के नियम बताए गए हैं। इनके अलावा और भी हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत तौर पर यही है। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चित्रकला के निम्न में से कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो पढ़ा ही नहीं तो फिर करेंगे क्या। यही वजह है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जो हैं बहुत कम नंबर क्यों पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में जो यूपीएससी की जरूरत है वहां पर वो पढ़ ही नहीं पाते। गिनी चुनी मार्केट में जो किताबें चल रही हैं उन्हीं को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को देखने की कोशिश करते हैं, उससे बाहर कहीं जाना नहीं चाहते। टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अब बताइए क्या किया जाए, जबकि क्वेश्चन इस लेवल पर आए जाते हैं, इस लेवल पर आते हैं। बेशक प्रारंभिक परीक्षा 50 क्वेश्चन पे पास हो जाती हो, अगर 60-70 क्वेश्चन सही करने की आपकी प्रवृत्ति बन जाए, 70 क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी टेंडेंसी डेवलप हो जाए, तो कोई नुकसान है क्या? नहीं। क्यों मिनिमम टारगेट, मैक्सिमम टारगेट क्यों नहीं? मिनिमम नहीं, मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए, और उसके लिए जितना पढ़ना पड़े उतना पढ़ेंगे। साधारण किताबें जो बाजार में प्रचलित हैं, जिनका खूब पब्लिकेशन किया गया, खूब प्रमोशन किया गया, खूब मार्केटिंग की गई, मैं किसी किताब का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें उन किताबों में नहीं मिलती हैं। अब आप समझ लीजिएगा। क्लियर है? ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इस भारतीय चित्रकला के प्रकारों को लेकर के। भारतीय चित्रकला में 4 प्रकार के चित्र हमको दिखाई देते हैं। एक भित्ति चित्रकला, दूसरी लघु चित्रकला, तीसरा पहाड़ी चित्रकला, चौथा लोक चित्रकला। ये हमको 4 रूप दिखाई देते हैं। भित्ति चित्रकला यानी कि दीवारों पर बनी हुई, दीवारों पर भित्ति चित्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मुराल पेंटिंग। मुराल, मुराल पेंटिंग कहा जाता है भित्ति चित्रकला। और यह ध्यान रखना, भित्ति चित्रकला मूलतः प्राचीन काल और मध्यकाल, ध्यान रखना, प्राचीन काल में भी आपकी गुफाओं में, बर्तनों पर, ठीक है ना, प्राप्त हुई है। मूलतः बर्तनों पर, बर्तनों को तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कह लीजिए कि उसी का एक रूप है। प्राचीन और मध्यकाल में गुफाओं में यह चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं, चाहे वो आपकी उत्तर भारत की हो या फिर दक्षिण भारत की, दक्षिण भारतीय चित्रकला हो, उत्तर भारतीय चित्रकला हो या दक्षिण भारतीय चित्रकला हो, कहीं पर भी हो। जैसे हम बात करें तो गुफाओं में, पाषाण काल में गुफाएं तो थी ही, दीवारों बनाई गई थी। उसके अलावा आ जाइए तो 5वीं 6वीं शताब्दी से ही आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। जोगी मारा की गुफा है, ठीक है ना, रावण छाया शैलाश्रय है, ठीक, अजंता है, एलोरा है, बाघ है, बादामी है, पल्लव काल है, पांड्य काल है, ठीक है ना, चोल काल है, विजयनगर काल है, नायक हैं, तमाम तरह केरल के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी ये चित्रकलाएं पाई गई हैं, भित्ति चित्रकला। यानी कि उत्तर भारत में भी पाई गई हैं और दक्षिण भारत में भी। यानी कि हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में पांड्य, चोल, पल्लव, विजयनगर, इन सभी क्षेत्रों में, और उत्तर भारत में तो है ही अजंता, एलोरा, बाघ वगैरह, ये सब दक्कन की जो चित्रकला हैं वो सब है ही।
इन पर हम आराम से अलग से बात करेंगे। गुहा चित्रकला, ठीक है ना, उन सब पर हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये यहां से हमें प्राप्त हुई हैं। भित्ति चित्रकला, दीवारों पर। लघु चित्रकला, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिएचर, यानी कि सूक्ष्म चित्रकला या लघु चित्रकला। यह किस पर मिलती है? कपड़ों पर, ताड़पत्रों पर, और जब कागज का आविष्कार हो गया तो कागज पर। ताड़पत्र, कपड़े या कागज, यहां पर ये मिलते हैं, ठीक है ना। और इस चित्रकला का विकास कहां हुआ? इसका मूलतः विकास हुआ है मुगल काल में, इसका विकास हुआ है राजपूत काल में। ध्यान रखना, इसका जो विकास हुआ है मुगल काल, राजपूत काल, यहां पर हुआ है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। और इससे पहले एक जगह और है, बंगाल में, पाल वंश। पाल वंश, यहां से हमें लघु चित्रकला के एविडेंस मिलते हैं और इनको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, पहाड़ी चित्रकला है, जो पहाड़ों में कांगड़ा वगैरह के जो क्षेत्र जो हैं वहां पर आपको मिलती है। और पहाड़ी क्षेत्र में देखें तो कौन कौन सी है? बशौली, बशौली है, कांगड़ा है, ठीक है ना, बसौली है, कांगड़ा है, और क्या कहते हैं, गुलेर है। ये वहां की चित्रकला है। और ये लोक चित्रकला है, ये आम जनता की है, आम जनता के द्वारा बनाई हुई लोक चित्रकला। आम जनजीवन के जो सांस्कृतिक जीवन है उसके विविध पक्ष जो हैं उनसे जुड़ी हुई आपकी शैली है, यानी कि आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई शैली है। इसमें देखेंगे तो आपकी मधुबनी पेंटिंग है, नाम सुना होगा, मधुबनी, ठीक है ना। फड़ चित्रकला है, इसी में आपकी देखा जाए तो एक और भी है, बरली पेंटिंग है, ठीक है ना। पट्ट चित्र है, पट्ट चित्र है, ठीक है ना। आपकी इसी तरह की और भी बहुत सारे रूप है, कलमकारी है। तो जितने भी रूप हो सकते हैं वो सभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक एक करके बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, और इसका चर्चा भी मैं करूंगा। तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपको ये रूप मैंने आपको बताए कि भारतीय चित्रकला कैसे कैसे कब कब कहां कहां विकसित हुए। तो एक क्लास में हम बात करेंगे इन सारी चित्रकलाओं के बारे में, भित्ति चित्रकला। दूसरी बात करेंगे हम लघु चित्रकला, जिसमें मुगल और राजपूत काल के बारे में बात करेंगे। और एक बात करेंगे हम पहाड़ी और लोक चित्रकला। यानी कि 3 क्लास और लगेंगी जिसमें हम सभी प्रकार की पेंटिंग के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है ना। क्लियर है? कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेगुलरिटी मेंटेन करना आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और वो रेगुलरिटी आती है जब आप किसी भी कोर्स या किसी भी कोच के अंडर में रह करके आप तैयारी करते हैं। आधे अधूरे मन से बेटा ध्यान रखना, कोई भी रिजल्ट नहीं आता। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और रही बात विभिन्न प्रकार के संसाधनों को लेकर के, तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा सपना आपने देखा है उसके लिए थोड़े से एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे। यहाँ कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस नहीं है, मात्र 21-22 हजार रुपए में आपको 2 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। तो बेटर है, ध्यान रखिएगा और इस कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। चाहे किताब परचेज करें, चाहे स्टेट पीसीएस का कोई कोर्स परचेज करें, या ऑप्शनल का कोर्स परचेज करें, कुछ भी परचेज करें, बाकी यहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।